जल्दी जल्दी करो ना। क्या फिर मैं चैप्टर नंबर 3 पे चलता हूँ, मजा आएगा आपको। बोर पार्ट खत्म, अब अच्छा पार्ट चालू आज से। ऐसा है थोड़ा प्लानिंग वाला, वो ऐसा कोर थेरी ऑडिट का जो चैप्टर 2 है ना, वो बहुत वैसे तो पूरे ऑडिट में कोर थेरी है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग है ऐसा। एक साथ ऑडिट पढ़ने का स्टंट मत करना बेटा, रोज एक एक आधा आधा चैप्टर ही पढ़ना। जब आप बाद में सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तो रोज का आधा चैप्टर, रोज का एक चैप्टर। ऐसा मत करना दिन में 6 घंटे ऑडिट लेके बैठे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है आप सो जाए, है ना। जो है वही है यार, अब क्या बोलूं मैं। रात को लेके बैठने का, ऐसा जब नींद नहीं आ रही अपने को, अब क्या करना है, तो ऑडिट लेके बैठने का, ठीक है, तो बराबर नींद आती है। बुक भी बोले कि मत पढ़ भाई, सो जा। चलो। चलो। बाद में हंसना, पहले पढ़ लो एक बार, टाइम दिया हूं ना अभी। फटाफट सारे पेजेस को गो थ्रू कर लो। ये बोल रहे हैं आप, ये जो मैंने बनाया था ये वाले? ठीक है ना, भेज देता हूँ। ठीक है, डाल दूंगा, समझ गया मैं। देखो ध्यान देना, सुनो। हो गया पढ़ के आपका? आ जाओ, देखो पानी वानी पी लो, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अभी। नींद जिसको आ रही है उसको बोल रहा हूँ। और ज़्यादा तुमको बोला ना, खाया मत करो दोपहर के ब्रेक में। एक आधी रोटी खाने का, जितना आपका डाइट है उससे आधा खाया करो, फिर उसके बाद घर जाने का ठूस के सो जाने का, और फिर शाम में उठ के पढ़ाई करो। नहीं, मैं जेन्यूनली बोल रहा हूँ, समझो आप बात को। देखो आपको सुबह की क्लास कितने बजे रहती? 7 बजे बराबर। उसके लिए आप कम से कम 6 बजे तो उठोगे ही ना, मिनिमम। हाँ, 5:30 मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, उससे पहले चले जाओ बस, तो 5:30 पकड़ो आप। 5:30 को अगर 5, 4, 3 पकड़ो ना, जो भी है ठीक है। अब देखो सुनो ना, मेरा क्या कहना है, आपकी 4 बजे तक लगभग आपकी क्लास चलती है, घर पहुंचते पहुंचते 4, 4:30 हो जाता है। अब सुबह 7 से लेके अगर 4, 4:15, 5 आपको जितनी भी बज रही है, तो आप सोच के देखिए आप, मतलब एक जो आपका ऑप्टिमम लेवल होता है ना पढ़ने का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, घर जाके थोड़ा सा कुछ खा के बढ़िया से रेस्ट करो थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटे की आपने रेस्ट करना ही है। एक तो नैप ले लो, ठीक है। अब नैप 1 घंटे की नहीं होती, नैप मतलब 15-20 मिनट बोलते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट लगेंगे, ठीक है। और एक बार 6 बजे या 6:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तो सीधा एक 3 घंटे का स्लॉट ले लो 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद खाने का ब्रेक लियो और फिर थोड़ी देर पढ़ो। या नहीं कुछ, या आपसे रात में लेट नहीं होता है जगना, तो फिर दोपहर में मत सोइए और सुबह जल्दी उठिए। देखो यार, टाइम निकालना तो जरूरी है ना यार। आप सोचो ना, आपकी क्लासेस हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, और अगर आप पढ़े हुए नहीं रहोगे तो आपको बहुत भारी जाएगा बाद में, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ऑडिट में स्कोर करना आसान है। कब? जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपका कंसेप्ट रिटेंशन है। तो
अकाउंट्स में कैसा है, अगर आपने एक इधर का उधर डिजिट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत तो जीरो मिलने वाले आपको, इतना पक्का है। चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे अकाउंट्स है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फॉर दैट मैटर टैक्स भी, है ना। प्रोविजंस के मार्क्स मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक अगर प्रॉब्लम गलत हो गया तो चीजें गलत हो जाने वाली है। लेकिन ऐसा अपने पेपर में नहीं है। लेकिन अपना जो पेपर है वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पेपर है ना। तो अगर आपको थ्योरेटिकल, खासकर ये पेपर, आप अगर लॉ में भी देखोगे तो अब आपको देखो, फाउंडेशन में लॉ में डर लगता था, अब आपको इंटर में उतना नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पढ़ लिया ना फाउंडेशन में कि कैसे क्या टर्मिनोलॉजीज है, क्या नोटिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब, वो लैंग्वेज आ गई ध्यान में। अब जैसे फाउंडेशन में आपके लिए लॉ था, वैसा अब इंटरमीडिएट में ये आपके लिए सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको इनिशियली थोड़ा सा डर लगने वाला है। अब आपको इस डर को और मैं ये नहीं कह रहा, आप समझो आपको नहीं, पूरे भारत में 100% जनता को इसी सब्जेक्ट से डर लगता है। एक आधा होता है ना, किसी को मैथ्स में डर लगता है, किसी को कॉस्टिंग में लगता है, किसी को अकाउंट्स में लगता है। तो मैं कहता हूं कि वो पर्सन के अंदर, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ये सबको डरा के रखता है। समझिए, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है या आपकी थ्योरी वीक है तो भी दोनों को डर इक्वली लगने वाला है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता ये सब्जेक्ट कि तुमको कम डराऊंगा करके, है ना, सबको डराएंगे। लेकिन समझो आप बात को, आप डर को कब रिमूव कर सकते हो? जब मैं आपको रेगुलरली क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप घर पे जाके उसको रीड कर लो। और मान लो अगर फॉर एग्जांपल अभी तो मैं संडे को, मैं सोच रहा हूं कि संडे को क्लास ही ना लूं करके आपकी, मैं ये भी सोच रहा हूं। लेकिन समझिए आप बात को, आपको संडे को जितना मैंने हफ्ते भर में पढ़ाया वो पूरा वन शॉट रिवाइज करना जरूरी है। देखो क्या है, मैं क्लास में आपको राइटिंग करवा रहा हूं जो मैं लिखवा के दे रहा, इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन से एक और बार लिख रहे हैं, फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर मैं आपको रिवीजन के वीडियोस भी दे रहा हूं। समझ रहा है बात को? 4 बार मैंने क्लास में करा दिया। अब ऐसा तो नहीं सकता ना, कोई टॉपिक को 4 बार पढ़ने के बाद अपने को चीजें नहीं समझ रही। अगर मान लो पहले इसमें आपको नहीं भी समझाऊंगा तो दूसरे इसमें समझता था, दूसरे में नहीं समझा तो तीसरे में, तीसरा नहीं तो चौथा। 4 बार चीजें क्लास में करा ली अपन ने, अब उसके बाद में नहीं समझा तो कुछ नहीं कर सकता ना। उसके लिए कब आपको कॉन्फिडेंस आएगा? जब आप खुद से रिवाइज करोगे। तो जितना ज्यादा आप घर पे रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप खुद से रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा ये सब्जेक्ट बनेगा और उतना ज्यादा आपको रिकॉल होगा। समझे, रिकॉल की दिक्कत, रिटेंशन की दिक्कत सबको होंगी ये सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगी। मेरे को भी होती थी, आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी फैकल्टी से पूछ लो, सबको दिक्कत होती थी ये सब्जेक्ट में। लेकिन बात क्या है, अब सब्जेक्ट तो दिया है उसका, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम क्यों है ये भी बताता हूँ मैं आपको। क्या है, अगर अभी आप आर्टिकलशिप कर लेते तो आर्टिकलशिप में आप समझ लेते ऑडिट क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता। लेकिन अभी आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है ना, तो अगर किसी चीज का आपको प्रैक्टिकल इंसाइट नहीं पता है तो उस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, इमेजिन कर करके बता रहा हूं कि ऐसा सोचो, वैसा करो, ऐसा समझो। समझ रहे बात को? तो ऐसे केस में अगर आपको कमांड चाहिए तो आपको डेली रिवीजन करना है। और की शब्द का जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, की वर्ड्स को बार बार पढ़ोगे, तब जाके वो रिटेन होगा, तब तक वो रिटेन नहीं होने वाला है। अगर आपने दिन का दिन में नहीं पढ़ा तो पक्के से सब्जेक्ट उठ जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए, ये महीना एंड होते होते तक 4 साढ़े 4 चैप्टर आपके निपट जाएंगे। समझिए बात को, अगले महीने के एंड तक तो ऑलमोस्ट 10-11 चैप्टर हो जाएंगे, 1-2 चैप्टर बचे हुए होंगे छोटे मोटे। समझ रहे? 10 नवंबर तो टारगेट है, कंप्लीशन डेट है अपना उसका, मान लो, क्योंकि 10 दिन की दिवाली की छुट्टी आ रही है ना फिर आपको, तो उससे पहले ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए, ऑडिट और लॉ। समझिए बात को, दोनों। वैसे लॉ भी नहीं होगा, लॉ और मैं भी बोला कि नहीं होगा करके, तो हो सकता है हमको 30 नवंबर आगे के और 10 दिन दे दे। समझ रहे? पर मेरा ये कहना है आपके साथ कि अगर सब्जेक्ट के साथ साथ आपके फिनिश हो जाए तो कितनी सही चीज होंगी। आपको बाद में आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है करके। अगर आपने लॉ और ऑडिट को अभी संभाल लिया, इसके साथ साथ टैक्स को भी डेली पढ़ते रहना, वो भी थोड़ा सा सब्जेक्ट नया है ना, इसलिए दिक्कत जाती है शुरुआत इसमें, बाद में बहुत मजा आएगा आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में। लेकिन अभी दिक्कत थोड़ा सा लगता है, सबको फील होता है, मैं बताता हूँ। ऑडिट और टैक्स क्योंकि नए सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग थोड़ा सा लॉजिकल है, तो जिसका मैथ्स अच्छा होगा या जिसको नंबर्स पसंद होंगे उसको कॉस्टिंग बहुत मजा आता है। लेकिन जिसको ऐसे थोड़ा सा लॉजिक, कौन तो लगाएगा यार, फटाफट बताओ ना क्या है करके कैलकुलेशन, वहां पे उसको दिक्कत है फिर।
है ना। तो क्योंकि एक रूटीन चीज नहीं है ना वो, आपको हर बार इनोवेटिव कुछ सोचना है कॉस्टिंग के अंदर, आपको एक्चुअली घुस जाना है वो सब में। तो ऐसी सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो अब ये सब्जेक्ट है थ्योरी वाले, तो आप थ्योरी को आप कब पढ़े, तो आपको जो भी आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होगा, मान लीजिए किसी का रात में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, आपको पता है रात में 11 से 1 बजे तक जो भी मैं पढ़ूंगा सब माइंड में रहेगा। किसी को होता है कि नहीं सुबह में 5 से 6 बजे तक जो भी पढ़ूं सब माइंड में होगा। तो आप वो समय थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ो, इससे आपका रिटेंशन ज्यादा बढ़ेगा, बराबर ना। और जहां पे आपको थोड़ा सा डल फील हो रहा है उस समय आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सॉल्व करते आप इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, और जब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होता उसके अंदर, मतलब आपको नींद नहीं आएंगे ना यार। आप खुद सोच के देखो, मैथ्स ऐसा मैं लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मेरे को नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन थ्योरी में अपन क्या है, बुक सामने होती है, अपना मन कहीं और होता है, तो वो गड़बड़ है। तो थ्योरी पढ़ते वक्त थोड़ा सा एक टिप है कि आप थोड़ा सा जम से पढ़ो, लाउडली अगर आप रीड करोगे ना तो अच्छा रहेगा आपको, आप इधर उधर भटकोगे नहीं। ये एक चीज है, और यही एक चीज है जिससे आप थ्योरी पे कमांड प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, प्रोडक्टिव टाइम पे पढ़ो, बराबर है ना। तो आपका ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट समझ जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। फिर साथ साथ में होगा, और रेगुलरली टेस्ट देना यार, कितने भी कम मार्क का है, मैं कहता हूँ 30 मार्क के टेस्ट में से आपको 5 मार्क भी मिले तो आईसीआई क्या आपके इन टेस्ट के बेसिस पर आपको जज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मैं आपको डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बिंदास सॉल्व करो। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं आपको समझेगा नहीं कि क्या दिक्कत आ रही है। लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा रिविजन होगा, आपको कभी कोई सब्जेक्ट के ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। और अभी कर लो, बाद में क्या होगा, बाद में जो आपके दूसरे सब्जेक्ट पाइल अप होंगे ना तो आपको वो फिनिश करने की होड़ रहेंगे बाद में। अभी तो नवंबर तक ये आराम से मेरे साथ साथ हो जाएगा, तो जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो, उसके ज्यादा कुछ मत करो। डेली रिवाइज तो कर सकते हैं यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दिन में हार्डली 10 पेज भी नहीं पढ़ा था मैं आपको 5 पेज, मॉड्यूल के 10 पेज हो रहे हैं लेकिन अपने तो 3-4 पेजेस ही हो रहे हैं। तो ऐसे केस में 3-4 पेज को तो रिवाइज कर सकते हैं ना, क्या समय लगता है? आप जाते जाते, घर जाते जाते रिवाइज कर लो, अगर आप वैन में जाते हो या किसी और चीज से, है ना, तो आप ऐसा रिवाइज करो, या 2 क्लासेस के बीच में टाइम मिले तब रिवाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन डेली आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अगले दिन है ना, मुझसे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आके पूछ सकते हो। समझ रहे हैं आप सारे लोग बात को, है ना। चलो आ जाओ, अब चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो है कौन सा? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कौन सा चैप्टर है सभी लोग बोलो? रिस्क असेसमेंट एंड इंटर्न। जिनके पास मॉड्यूल होंगे, कल मॉड्यूल आएंगे, मंडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे वाले, ऑलरेडी प्रिंटिंग को जा चुके, लेकिन आज बंद है क्योंकि आज वो है ना नंदी पोला है आज, तो आज आधी दुकानें बंद है, ये एक चीज। और दूसरा भी कल शायद वो नोट्स में भी और बहुत सारे हैं ना, मतलब वो जाड़े नोट्स है थोड़े से ये वाले चैप्टर के, तो ऐसे केस के अंदर आपको मिल जाएंगे परसों पक्के से। आ जाओ, अब सबसे पहली बात मैं आपको जो इस टॉपिक के अंदर मुझे आपको बताना है वो है ऑडिट रिस्क। कौन सा टॉपिक है सभी लोग बोलो? ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप ऑडिट कर रहे हो और उसके बावजूद आपकी रिस्क मेंटेन्ड है, या उसके बाद भी रिस्क है, तो उसे ऑडिट रिस्क बोला जा रहा है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अगर एक ऑडिटर कहता है कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम जबरदस्त है, ट्रू एंड फेयर है, मतलब कैसा ओपिनियन दे रहा है व्यक्ति? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कैसा ओपिनियन बोलो? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है अच्छा खासा भरोसा है मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बराबर। और मान लीजिए मैंने ये ओपिनियन दिया और ऐसा हुआ कि एक्चुअलिटी में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत खराब है, तो मैं कहूंगा इस रिस्क को क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? ऑडिट रिस्क। समझो मैं जो कह रहा हूं, अभी ध्यान देना, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। हाँ देखिए, ये रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट है बेटा, ये देखो रिलायंस में इसने क्या बोला। रिलायंस के ऑडिटर ने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ उसके, वो जियोन मरोन वो सब नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस। हाँ, तो रिलायंस के जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या दे रहे हैं? वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। बोलो क्या दे रहे हैं सभी लोग बोलो? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हो रहा है कि ऑडिटर कह रहा है कि जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया ना, इसके अंदर गलतियां है, लेकिन कोई भी गलती ऐसी नहीं है जो क्या है? मटेरियल है।
बोलो जो क्या है, मटेरियल है। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है बेटा, ऑडिटर कह रहा है। इतना समझे अभी तक बात को? अब सुनो आगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मान लो मुखिया ने क्या किया था, मुखिया ने बेटा इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया था, बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। एक फिक्स्ड एसेट के लिए पेमेंट किया और वो पेमेंट अपने ही दूसरे किसी क्लोन कंपनी के नाम पे डाल दिया और बता दिया कि मशीनरी आई, जबकि ना एक्चुअल में कोई मशीनरी आई है और ना ही बेटा यहाँ पे कोई चीज जो है ना फिक्स्ड एसेट हुआ है, बस पेमेंट ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर। या बहुत बड़ा फ्रॉड किया, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स के केस में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। लेकिन ऑडिटर का मानना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऐसे केस में ये जो डर समझिए, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। क्या बोला मैंने, बोलो, ऑडिटर गिव्स कैसा ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो इसी को क्या कहते हैं ये लोग, इसी चीज को इनका कहना है ऑडिट रिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, ऑडिट रिस्क। देखो, ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क, ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क that auditor gives कैसा opinion, inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated। मतलब सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, समझना बात को, और ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है। इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे मतलब गलत ओपिनियन दे रहा है। अब सोच के देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल गलतियां है और ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, मतलब ऑडिटर कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। यही उसका मतलब हुआ ना, कि सब कुछ बढ़िया है, मस्त है सब कुछ। तो ऐसे केस में इसे क्या बोला जाता है, इसे ऑडिट रिस्क का नाम दे रहे हैं, या ऐसे कंसेप्ट को बोला जा रहा है ऑडिट रिस्क। बराबर है, आइए पढ़ते हैं। सभी लोग रीड करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 गो। देखो क्या, ऑडिट रिस्क मींस रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। क्या बोला यहाँ पे, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सुन, सुनो ना, देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका किया जाता है क्या, ऑडिट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो तो आप क्या देते हो, ओपिनियन। ओपिनियन किस बात का दिया जाता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तब जाके मैं कह रहा हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू है, तब जाके कौन सा ओपिनियन दिया जाता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन बोलो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब सुनो बात को, अब ये तो ठीक है सर। तो ऑडिट रिस्क का क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने किया ऑडिट, उसके ऊपर आप दे रहे हो ओपिनियन, ठीक है, आप दे रहे हो ओपिनियन। अब आपको पता है या आप जानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या है, बोलो जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत दे रखी है। और इन लोगों का कहना है क्या सर, इन लोगों का कहना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के बावजूद ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट, मतलब सही ओपिनियन नहीं दे रहा है। अगर एक ऑडिटर को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब है, तो ऐसे केस के अंदर उसने कैसा ओपिनियन देना चाहिए, खराब ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन वो अच्छा ओपिनियन दे जा रहा है। क्या दे जा रहा है, बोलो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन या अच्छा ओपिनियन दे के जा रहा है। तो इसे ही बोलूंगा मैं इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन रहा। बराबर है ना। तो ऑडिटर गिव्स एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन जब क्या, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसी चीज को क्या बोला जा रहा है, ऑडिट रिस्क बोला जा रहा है। सर वाइसा वर्सा भी तो हो सकता है। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है, समझो। मान लो ऑडिटर ने ऑडिट किया, ठीक है सर, ऑडिट किया। अब क्या हो रहा है, जब ऑडिट किया ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थे। बराबर। और वो देना चाहता है ओपिनियन कैसा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब वो देना चाहता है यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या देना चाहता है, बोलो। मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं इसको एक ऑडिट रिस्क बोल सकता हूं क्या, थोड़ा सा सोच के बताना। क्या मैं इसको ऑडिट रिस्क बोल सकता हूं क्या, कि ऑडिट हुआ
और ऑडिट में के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थे, फिर भी ऑडिटर क्या बोल रहा है, फिर भी ऑडिटर बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मॉडिफाइड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड है करके, ऐसा ऑडिटर बोल रहा है। क्या मैं इसे एक ऑडिट रिस्क कहूं या मैं इसे ऑडिट रिस्क नहीं कहूं? आप बताओ मुझे, कौन कहता है ऑडिट रिस्क कहो करके? कौन कहता है ऑडिट रिस्क मत कहो? एक आधा कोई ऑडिट, क्यों कह रहे हो आप ऐसा? किसकी? बिल्कुल सही। मुझे आप एक बात बताओ, अगर कंपनी की इमेज खराब होने वाली है तो क्या कंपनी आपको इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, कभी ऐसा वाला सिचुएशन में क्या कभी आपको कंपनी मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाली है क्या? जब कंपनी को भरोसा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, तो क्या वो आपको कभी भी ऐसा ओपिनियन देने देंगे क्या? नहीं। वो आपको रिजाइन करवा देंगी, वो आपको निकलवा देंगी, मतलब आपको धक्के मार के निकाल देंगी ऑडिटर को, लेकिन समझना बात को, कभी आपको ऐसा गलत ओपिनियन नहीं देने देंगी। इसीलिए इसे ऑडिट रिस्क के अंदर नहीं डाला गया है, क्योंकि ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होंगी। आप सोच के देखो, आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई गलती नहीं है, आपका ऑडिटर कहता है मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऐसा कहूंगा करके, क्या आप उस ऑडिटर को अपने पास रखोगे या क्या आप उससे ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट करने वाले हो? क्या कभी नहीं करने वाले हो। तो ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होती है। तो ऑडिट रिस्क के अंदर केवल एक ही सिचुएशन आती है, क्या? कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तब वो इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, उसे बोला जाता है ऑडिट रिस्क। क्या इतना समझ गए आप बात को? चलिए अब देखो, इट मींस दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। In such case are not in such a case, not only the reputation of auditor would be damaged, but it also could invite the regulatory action from professional body and could face a probable legal action by intended users। मुझे बताइए, regulatory action by professional body, सीए के लिए प्रोफेशनल बॉडी कौन होती है? बराबर। और इंटेंडेड यूजर से लीगल एक्शन आएगा, मतलब कहां पे आने वाला है? कोर्ट ऑफ लॉ में आने वाला है। बोलो जल्दी से, कहां पे आता है? कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आता है। ठीक है सब, देखो, टू अवॉइड सच अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑडिटर विल प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट इन सच अ वे दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। मुझे बताइए, क्या ऑडिट रिस्क को आप जीरो पे रिड्यूस कर सकते हो क्या? बोलो क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू इन याद है आपको, इनहेरिटेंट ऑफ ऑडिट्स थे बेटा, जो क्या कहता था कि ऑडिटर क्या दे सकता है? रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। उसी का दूसरा मतलब होता है कि ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क कभी भी आप जीरो पे रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे 200 देखो क्या कहता है, स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कैसा एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। पढ़ा हुआ है क्या अपन ने? हाँ, देखो, टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल and thereby enable auditor to draw reasonable conclusion on which the auditor's opinion is based। तो ऐसे 200 कैसा ओपिनियन देता है बताइए? टू फॉर्म द रीजनेबल कंक्लूजन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो किसके हिसाब से बने? एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने। ऐसा अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, है ना? देखो, तो ऑडिट रिस्क को आपको क्या करना है? एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके आना है सर। आप इसको कभी भी जीरो पे रिड्यूस नहीं कर सकते। हमेशा ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ गलती होने ही वाली है। 100% एक्यूरेसी से कोई कुछ नहीं बता सकता, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है सर, अब देखो उसके बाद, कंसिडर फॉर एग्जांपल द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी हैव बीन इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली बाय शोइंग फेक रेवेन्यू ऑफ अ साइजेबल अमाउंट्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन से केस में हुआ था? सत्यम कंप्यूटर्स के केस में यही वाला फ्रॉड हुआ था। ठीक है, अब in such a case financial statements are materially misstated. The probability that the auditor in such expresses an inappropriate opinion may refer to as audit risk. It is the possibility that auditor expresses unmodified opinion even when financial statements are materially misstated। तो 100 बात की एक बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो उसे ऑडिट रिस्क बोला जाता है। बराबर है इतना? सभी लोग बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? कोई भी कंफ्यूजन? हाँ बोलो। ऑडिटर इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है हमेशा।
हाँ, किसने फेक एविडेंस बनाया? ऑडिटर क्यों फेक एविडेंस बनाएगा? क्या, थोड़े जम से बोलो ना। कंपनी का इस पॉइंट पे फ्रॉड है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑडिटर हूं आपके कंपनी का, मैं आपके कंपनी में फेक एविडेंस कैसे बना सकता हूं? हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डील कर रहे हैं। वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, बैंक अकाउंट में एंट्रीज आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब उन चीजों के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। सिंपल सी बात है। और मैं अगर फेक एविडेंस बनाऊंगा अपनी एंटिटी के खिलाफ, तो इसमें लॉस तो मेरा ही है। अगले साल क्या आप मुझे ऑडिटर अपॉइंट करोगे, और अलग से आप अलग से जो केस मेरे ऊपर डालोगे वो एक अलग होगा, बराबर ना? तो मैं क्यों करूंगा ये सब चीजें? ये भी तो बात है एक, बराबर? हाँ, देखो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन से इंटेंडेड यूजर का भरोसा बना रहता है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो उनका विश्वास टूट जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर ही जितने भी एडटेक कंपनी है, वो लोग जो आजकल पैसा उठाना चाहती है, जैसे बाईजूस अपने इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना चाहती है, बट नहीं ले पा रही है, वैल्यूएशन ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि यहाँ पे डेलॉयट ने जब रिजाइन किया तो सबको समझ गया कुछ तो भी गड़बड़ है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी जो इंटेंडेड यूजर है, क्या वो इंटरेस्ट लेने वाला है कि आप कंपनी में? नहीं लेगा। बस वही वाली चीज है। क्या? हाँ, करते हैं ना ऑडिट। दूसरा ऑडिटर आता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो चेक करता है उसको। इंटरनल ऑडिट क्यों कराएंगे? इतनी बड़ी फर्म नहीं रहती। मैं ऑडिटर हूं, मान लीजिए मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं, अशोक एम गांधीयन कंपनी में, उसके अंदर पार्टनर हूं, ठीक है? अब वो फर्म का भी ऑडिट में कराऊंगा। अगर उसकी रिसीट्स एक लिमिट से ज्यादा ऊपर होती है तो वो फर्म का भी ऑडिट होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। कंपनी, देखो समझिए बात को, कंपनी ऑडिट वहां पे नहीं आता, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी बनाने से डीबार किया गया है कि आप ऑडिटर कंपनी को नहीं बना सकते, एक इंडिविजुअल पर्सन ही या पार्टनरशिप फर्म ही बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैंने सत्यम का ऑडिट किया, कल चल के कुछ फ्रॉड निकला, मैंने थोड़ी किया, सत्यम ने किया, वो मेरी कंपनी ने किया था। कंपनी के एमओए को डाल दो जेल में। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे केस में इसलिए बोला जाता है कि आप यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बना सकते। आपको एलएलपी बनाना है बनाओ, आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है बनाओ, वो चलता है, लेकिन आप कंपनी मत बनाना, ऐसा वाला केस है। तो इसलिए कंपनी ऑडिट उसका होगा नहीं, लेकिन टैक्स ऑडिट होता है, जीएसटी ऑडिट होता है, वो तो डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड लिमिट बेस्ड होते हैं। तो उसके ऊपर आपका टर्नओवर गड़ा है तो आपको कराना ही है ऑडिट, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। हाँ, होता है, होता कंपलसरी होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, चलो, नहीं वो थ्रेशोल्ड लिमिट बेस नहीं है ना, कंपनी है वो, सीएस को करना ही है, सबमिट डालना ही है ना। मास्टर डेटा पे अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा जितना भी डेटा है, कि कब लास्ट ऑडिट हुआ था, कब एजीएम हुआ था, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी उसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को? आपको देखना होगा ना अपने वो मास्टर डेटा के अंदर जाके वगैरह, कुछ ऐसा देखा है आपने? कंपनी का सिन नंबर वगैरह आपने ऐसा कुछ कुछ? ठीक है, चलिए आइए, आप देखना, बाद में देखना घर पे, है ना? चलो, सुनो सुनो सुनो, देखो, इट इज पॉसिबल दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस, ये हुआ ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ, देख लो क्या, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। क्या बोला मैंने? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। फटाफट नोटबुक निकाले, जल्दी से लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। पहले चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, अब न्यू कोर्स में ये 3 पे ला दिया गया। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल नाम है। देखो, ऑडिट रिस्क मींस, ऑडिट रिस्क मींस auditor expresses unmodified opinion, auditor expresses unmodified opinion even when financial statements are materially misstated, even when financial statements are materially misstated, even when financial statements are materially misstated,
उसके बाद लिखो ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू, ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, but it can be up to acceptable low level, it can be up to acceptable low level, acceptable low level। हो गया, एक लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट डालना, या नेक्स्ट पॉइंट जो भी आप लिख रहे हो, लाइन छोड़ो मत छोड़ो आपके ऊपर है। फिर लिखो ऑडिटर विल नॉट ओनली फेस रेगुलेटरी एक्शन from professional body, regulatory action, auditor will not only face regulatory action from professional body but also face legal action by intended user, legal action by intended user, legal action but also face legal action by intended user। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में डालिए ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ RMM, risk of material misstatement and detection risk, that is DR। समझते हैं अब आखिरी वाले पॉइंट को, ठीक है? क्या हुआ, हो गया लिख के? हाँ, क्या हुआ, ये आखिरी लाइन देखो ना, चलो आओ बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बोलो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है? समझो बात को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अपन समझने को जा रहे हैं। देखिए समझो, ध्यान दो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है अपना? प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या क्या आता है बताओ जरा? बैलेंस शीट, और क्या क्या आता है? और क्या क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ कंपनीज को मना करके रखा है कैश फ्लो, है ना? जान दो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। आओ, किसी को याद नहीं आया बेटा वो सोच में पड़ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं जीवन में, है ना? आओ देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है ना, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल है वो सेल बताया गया है यहाँ पे, मान लीजिए 10 लाख रुपए का। कितने का बताया बोलो? 10 लाख रुपए का। मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो एक्चुअल में जो सेल है ना, एक्चुअल में सेल है 8 लाख रुपए का। मतलब सर ये 2 लाख रुपए से सेल को क्या किया गया है? 2 लाख रुपए से सेल को हाइप किया गया है, मतलब कि सेल को ओवरस्टेट किया है। क्या किया है बोलो जल्दी से? एक प्रकार का फ्रॉड है, बराबर? जानबूझ के किया गया सेल को 2 लाख से ऊपर। अब देखो मेरा पूछना है, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ही नहीं होता, क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ही नहीं होता तो ऐसे केस के अंदर क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आप ढूंढ पाते क्या? बोलो जल्दी से, ढूंढ पाते क्या? नहीं। मतलब इनका ये क्या हुआ, जब आप अगर ऑडिट ही नहीं करो, सुनिए बात को, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं करो तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जो रिस्क है उसे बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोला जाता है बोलो? रिस्क ऑफ मटेरियल। आपने ऑडिट किया और आपको ये 2 लाख का पता चला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कराया बराबर 8 लाख रुपए पे, तो इसे ये रिस्क को आपने अवॉइड किया या ये रिस्क को आपने कम किया, ऐसा मैं कह सकता हूं। जैसे देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसे 200 देखो क्या कहता है, स्टेट्स दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर, क्या लिखा है बोलो जल्दी से? प्रायर टू द ऑडिट। मतलब ऑडिट कराने से पहले जो रिस्क मौजूद है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गए बताइए? मटेरियली मिसस्टेटेड है, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे बोलिए, कम ऑन एवरीवन, उसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा जाता है। सिंपली इसका मतलब होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट, कि ऑडिट ही नहीं हुआ और वो रॉ फाइनेंशियल डेटा के अंदर जो जो गलतियां यहाँ पे की है, चाहे एरर हो या जानबूझ के किया गया हो यानी कि फ्रॉड हो, उसको अपन ने क्या कहा है, उसको अपन ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा है। तो इतने बार आरएमएम 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 अपन सुन रहे थे, अब समझा आरएमएम का मतलब कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट अगर नहीं होता है तो ऑडिट नहीं करने के कारण जो चांसेस है फ्रॉड और एरर के, उसको अपन लोगों ने क्या करके रखा है, उसको अपन ने आरएमएम बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है, बोलो आरएमएम, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल के रखा है। क्या आप बात को समझ गए सारे लोग? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए, है ना। आइए अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, तो मिसस्टेटमेंट का मतलब समझ लो आप बात को, जो एक्चुअल में फिगर होना चाहिए था, एक्चुअल डेटा में क्या फिगर है और जो होना चाहिए था, ऐसे केस के अंदर दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, मिसस्टेटमेंट कहते हैं। बराबर, सेल होना चाहिए था 10 लाख का, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 12 लाख का दिख रहा है, मैं कहूंगा 2 लाख का मिसस्टेटमेंट है। क्या है, बोलो जल्दी से, मिसस्टेट। देखो, कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है वो बात की बात है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलती, चाहे वो गलती फ्रॉड से हो, चाहे वो गलती एरर से हो, गलती मतलब गलती, समझ गए आप बात को, उसी को मिस स्टेटमेंट इनको कहना है। अब देखो कैसे डिफाइन किया मिस स्टेटमेंट को, आओ देखते हैं। देखो, मिसस्टेटमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफाइड, अमाउंट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट या क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अमाउंट क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो इस चीज को क्या कहा जाता है सर, जैसे देखो मैंने आपको बताया था, बायजूस ने क्या किया था, 36,000 रुपए का पेमेंट कलेक्ट किया बेटा, एग्जाम्पल है सुनो, बायजूस ने क्या किया था, 36,000 रुपए का पेमेंट कंडक्ट किया था, समझ रहा, 36,000 रुपए का पेमेंट लिया था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब बायजूस ने एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, हर साल 12,000 रुपए को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, बायजूस का कहना है इस साल पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन इस साल दिया, पूरा के पूरा 36,000 इस बार के रेवेन्यू में लूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये बायजूस ने गलत किया कि नहीं किया? होना क्या चाहिए था, 12 12 12, बराबर है ना, बोलो जल्दी से, लेकिन हुआ क्या, 36,000 एक साथ ले लिया। क्या ये मटेरियल गलती थी क्या, और क्या, सॉरी, क्या ये गलती थी क्या? हाँ, होना कुछ चाहिए था, हुआ कुछ और, इसे बोला जाता है मिसस्टेटमेंट। क्या कहा जाता है, बोलो बोलो ना, क्या कहते हैं, मिसस्टेटमेंट का नाम इसे अपन लोग कहते हैं। समझे सारे लोग, सारे लोग समझे क्या, बोलिए जल्दी से। आइए चलो देखो, मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। अब देखो एग्जांपल्स, एक बार फटाफट सब लोग गो थ्रू करेंगे एग्जांपल्स को, सभी लोग देखो एग्जांपल, जल्दी से गो थ्रू करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझता है, मतलब समझता ही होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह अगर आपने रेवेन्यू में डाल दिया, क्या ये गलती है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है? हाँ है। दूसरा देखो, डिफरेंस इन द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस द रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेबल एफआरएफ, अगेन ये भी डिफरेंस है। मान लीजिए टी शेप की बैलेंस शीट बना के रखे जबकि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म की बनाना था, ये एक मिसस्टेटमेंट हुआ, गलती मतलब गलती है। उसके बाद इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो, ये भी एक गलती है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी एस्टिमेटेड या इंटेंशनल बुकिंग ऑफ द फेक एक्सपेंसेस अगर आप जानबूझ के कर रहे हो, ये भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट या ये भी मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल है या नहीं है, ये बात की बात है, ये समझिए बात को। मटेरियल जो शब्द है ना, ये ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर होने वाला है। ऑडिटर को जज करना है कि ये गलती मटेरियल है या नहीं है, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितने एक्सटेंट तक है, ये ऑडिटर को डिसाइड करना है। हमको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, वो किसके पार्ट में आ जाता है, ऑडिटर के पार्ट में। बोलो किसके पार्ट में, ऑडिटर के पार्ट में आ जाता है। देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट एट 2 लेवल, कितने लेवल पे, 2 लेवल पे। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा है असर्शन लेवल। बोलो, एक है, सभी लोग बोलो, एक है और दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा कौन सा है, असर्शन लेवल। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिगार्डिंग, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर अगर आप करते हो गलती तो वो परवेसिवली, क्या कहा मैंने, परवेसिवली, मतलब वो पूरा के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या गलतियां आपको वो नजर आने वाली है क्या, हाँ, मतलब एक गलती जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत करवा दे उसे क्या बोला जाता है, बोलो सभी लोग, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलो, स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट या आपका अकाउंटिंग जो सिस्टम है ना, उसके अंदर बेटा वो जीरो काउंट ही नहीं करता है। मान लो अगर किसी का बिल 10 लाख रुपए का हुआ तो 1 रुपए पकड़ता है, किसी का बिल 90,000 रुपए का हुआ 9 ही पकड़ता है, किसी का बिल 9,200 का हुआ 92 ही पकड़ता है। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा ये क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बजा रहा है क्या, हाँ, तो इसे बोला जाता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट, बोलिए सॉरी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट, कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दूसरा होता है असर्शन लेवल। मान लीजिए मैंने किसी डेटर को मैंने गुड्स बेचा, 90,000 की जगह 9,000 रुपए मैंने लिख दिया, तो क्या सिर्फ उतना डेटर ही अफेक्टेड है, क्या वो डेटर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर दे रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है। वो डेटर केवल और केवल उसी अकाउंट में वो गलती है। मान लो ऐसा भी होता है मैंने अकाउंटिंग एंट्री सही पास किया, पोस्टिंग करते वक्त कुछ गलत हो गया अमाउंट, तो ऐसे केस में अगेन मैं कहूंगा वही उसी अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड है वो एरर, उसके अलावा किसी दूसरे अकाउंट को क्या वो अफेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसे बोला जाता है असर्शन लेवल पे मिस्टेक। क्या बोला जाता है, बोलो, असर्शन लेवल पे मिस्टेक। देखिए पढ़ेंगे, देखो क्या, risk of material misstatement at assertion level are assessed in order to determine NTE, nature, timing and extent of further audit procedure necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence. This evidence enables auditor to express an opinion on financial statements as an acceptable low level of risk. मुझे एक बात बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अलग अलग असर्शन से बनते हैं क्या, ऑब्वियस, जैसे पीएनएल असर्शन हुआ, पीएनएल के एक एक हेड्स, बैलेंस शीट के एक एक हेड्स भी असर्शन हुए, तो ये सारे असर्शन से क्या बनते हैं बेटा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो एक इंडिविजुअल का इंपैक्ट मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी चेक करूंगा क्या, डेफिनेटली करने वाला हूं। बस इतना यहाँ पे बोला जा रहा है, आज के लिए इतना ही अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, इसको लिख लो, लेकिन फटाफट, जितना मैं लिखा रहा हूँ अभी फटाफट लिखो जल्दी से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट साथ साथ में पूरा लिख लेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डालो, probability of fraud or errors in financial statement, probability of fraud or errors in financial statement before audit, before audit, fraud or error in financial statement before audit। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में मिसस्टेटमेंट मीन्स, मिसस्टेटमेंट मीन्स difference between amount slash class amount comma classification, difference between amount comma classification comma presentation or disclosure, amount comma classification comma presentation or disclosure, or disclosure of reported financial statement, of reported financial statement and amount, and amount, and amount comma classification, presentation or disclosure that is required, that is required in accordance with FRF, in accordance with FRF, FRF, ठीक है, हो गया क्या लिख के, FRF। उसके बाद देखो, फिर लिखो RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे सुनो ना, रिस्क ऑफ, और ऐसे दो चार्ज बनाना, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, ऐसा जल्दी जल्दी लिखो, आधे आधे पेज में आना चाहिए वो। बीच में लिखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऐसे दो पॉइंट करो। FS लेवल, असर्शन लेवल,
फिर लिखो एफएस लेवल के नीचे आरएमएम दैट रिलेट परवेसिवली, आरएमएम दैट रिलेट परवेसिवली, दैट रिलेट परवेसिवली, परवेसिवली मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, टू एफएस as a whole, as a whole, and potentially affect many assertion, and potentially affect many assertion. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, असर्शन से ही बना हुआ है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर गलती आए, डेटर्स में गलती है, स्टॉक में गलती है, कैश में गलती है, फिक्स्ड एसेट, तो मतलब ही क्या असर्शन भी डिस्टर्ब्ड है क्या, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब दूसरा लिखो यहां पे असर्शन लेवल पे, लिखो दे आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एनटीई, they are assessed in order to determine NTE of further audit procedure, NTE of further audit procedure, necessary to obtain SAAE, necessary to obtain SAAE, necessary to obtain SAAE। हो गया, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। चलो